इस वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, बोर एटॉमिक मॉडल में जो फार्मूले उपयोग होंगे उनको अध्ययन करेंगे और उनको एक बार देखेंगे। अध्ययन क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरी बात कि इन दोनों ही फार्मूलों पर पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैंडर्ड बुक्स में अथवा जेई प्रीवियस ईयर में, तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। पहले स्थिति देखो, ये रदरफोर्ड फार्मूला इन्होंने कैसे निकाला, कैसे डिराइव किया, इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन जो फार्मूला है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ये हुआ क्या, यहाँ पर देखूँ, ये डायरेक्शन है ना, इस दिशा में अल्फा पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पर टारगेट रखा हुआ है। ठीक है ना, वो इज ए टारगेट। अच्छा, ये बी दूरी पर अब एग्जैक्टली एकदम हेड एंड कोलिजन के लिए तो सभी जा नहीं रहे हैं, है ना। ये इसमें रेज जो है अल्फा पार्टिकल की ऐसे जा रही है, तो इनका जो पैरामीटर है बी, यहाँ से है ना, न्यूक्लियस की स्ट्रेट लाइन से जो ये दूरी नाप रहे हैं बी, ये अलग अलग होगी और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है ना। तो मान लो यहाँ से एन पार्टिकल ये चले और ये थीटा एंगल पर इन्होंने डिटेक्ट किया एन थीटा। ठीक है ना। एन थीटा के लिए रदरफोर्ड ने एक फार्मूला निकाला और उसी को हम लोग बात कर रहे हैं। एन थीटा बटा टोटल पार्टिकल इक्वल टू, ये फार्मूला हम सीधे लिख रहे हैं, है ना। सम कांस्टेंट के, कोई कांस्टेंट है, नंबर है, जेड स्क्वायर, जेड क्या है अभी बताएंगे। ये जो टारगेट के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो जेड है, ई पे 4 घात बेटा काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की है उसके स्क्वायर, है ना, और कोसेक थीटा बाई 2 पर 4 घात। ये इम्पोर्टेंट है ना। ये रदरफोर्ड का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, एन थीटा नंबर ऑफ पार्टिकल scattered at angle थीटा। ठीक है ना, ये थीटा हो गया। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना, पार्टिकल्स यूज्ड। इसमें कितने भेजे गए थे, जो एन पार्टिकल भेजे गए थे इस पर ना, पूरा एक रेज गई एन पार्टिकल की, और वो डिफरेंट एंगल पर कितने कितने पार्टिकल डिटेक्ट किए गए। तो ये जो थीटा है ना, थीटा, ये देखो थीटा से डेल्टा थीटा के बीच में जो पार्टिकल है, तो वो इसका एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यानी एन थीटा बाई एन बेसिकली थीटा की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, जेड क्या है, जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है ना, मतलब टारगेट न्यूक्लियस उनको क्या पता होगा, रदरफोर्ड को तो अभी न्यूक्लियस जब लिया होगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या, जितनी चार्ज कितना है टारगेट में, वो पता होगा, जेड। और ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना। इसी फार्मूले पर सवाल बनते हैं कभी कभी, और इस फार्मूले को ही आपको याद करके रखना।
अब अगला कोई पैरामीटर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, ठीक है ना। ये अल्फा पा, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, किसका, एन का और थीटा का ग्राफ। तो इसको एनसीईआरटी ने बना रखा है ना। ये एन थीटा है और ये एन है ना। इसका आपने ग्राफ बना लिया। प्रोबेबिलिटी का भी ग्राफ बनाओगे, जैसे एन थीटा बाई एन का भी ग्राफ बनाओगे, है ना, तो वो भी कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसे ही हाइपरबोला ही बनेगा, ठीक है ना। और इसके बीच का जो एरिया होगा एक होगा, है ना, ग्राफ का इसके बीच का एरिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एक होते हैं, यूनिटी होगी। प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी जोड़ एक ही होता है ना। यहाँ इस ग्राफ का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, जितने पार्टिकल आपने यूज किए। तो यही रहा रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। अब हम लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल पर भी अध्ययन किया है ना। बोर एटॉमिक मॉडल बहुत कुछ अध्ययन कर लिया है। अब जो फार्मूला है इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो यूज करेंगे वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट का है। एक बार फिर से इनको समझ लो क्या, ये फार्मूले को एक बार रिकॉल कर लेते हैं और ये फार्मूले यूज होंगे, है ना। तो पहली बात ये देखो, रदरफोर्ड का नहीं, बोर्स फार्मूला, बोर एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें क्या फार्मूले यूज हुए थे उस पर आप देख लो। पहला फार्मूला आप ये जानते हो कि ये न्यूक्लियस सेंटर में रहता है ना, जेट, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, है ना। तो ये पहली कक्षा है, इसको के सेल भी कहते हैं। ये दूसरी कक्षा है, फिर तीसरी कक्षा है ना। इस तरह की कक्षा है के एल एम, यानी 2 3, है ना। इनके नंबर हैं, एक नंबर की पहली कक्षा अंदर से लो और उसी तरह बाहर से बढ़ते जाते हैं, तो ये गिनती है। और लास्ट में ये मान लो कोई और कक्षा है, एनवी, एन, और इसी के आधार पर इनके नंबर हम डालेंगे। तो देखो, तो इसकी एनवी कक्षा का, अच्छा, इसमें पहली कक्षा का एंगुलर मोमेंटम एल कितना होगा, L1 H क्रॉस होगा, है ना। और एनवी कक्षा का Ln कितना होगा, NH क्रॉस होगा, है ना। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम का ये एक्सप्रेशन है। और इसको आप ये कह सकते हो कि MVR, है ना, इक्वल टू NH क्रॉस। इसमें जो R है एनवी कक्षा का है, V एनवी कक्षा की वेलोसिटी है, ठीक है ना। ये आपका बोर का ये हाइपोथेसिस है। दूसरी बात, एनर्जी देखो, EN जो आया था, बस हम सीधे सीधे लिख रहे हैं। M इलेक्ट्रॉन का मास, E/4, ठीक। ये है 4πSI0 का स्क्वायर, ठीक, H क्रॉस स्क्वायर, ये हो गया। और ये फार्मूला ये इम्पोर्टेंट है, Z²/N², है ना। ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है, इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं कि यदि मीटर में आप लिखो, है ना, MKS सिस्टम में, SI यूनिट में, तो ये हो गया -2.18 गुणे 10⁻⁻18 Z²/N², है ना। और यदि इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो -13.6 EV, ये जूल में है ना। और ये बटा Z²/N², ठीक है ना। और EV क्या है,
ये भी कोई नंबर नहीं है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो इतना, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ये एनर्जी का, इस पर सवाल बहुत पूछते हैं। दूसरा है कि जो फोटान की एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे मान लो ये 0 स्टेज है ना, ये जो है E1 है, E1 जो होगा कितने हो गए, हाइड्रोजन का ले लो तो -13.6 पर रहेगा, और अगला आएगा -13.6/4 पर होगा 2², ठीक है। ये हो जाएगा -4×3=12, 3.4 कुछ होगा, और ये डिफरेंस हो गया 10.2 eV का, ठीक है ना। अब अगला हो जाएगा, अगले कोई ऑर्बिट होगी 3 का, -13.6 -13.6/9, ये हो गया -9 9×9 1.5, तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। 3.4, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास कुछ होगा, है ना? जो भी है, तो इस तरह से एनर्जी है। अब एनर्जी जो फोटान जब इजेक्ट होगा, कि मान लो इस n=2 में फोटान चला गया, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन चला गया और इलेक्ट्रॉन जंप करता है n=1 में, तो एनर्जी जाएगी। तो उसके लिए फोटान की जो h होगा, है ना, तो वो क्या होगा, इसको कुछ और दे देते हैं, हाँ, इसको k कह देते हैं ना, -k Z²/n², ठीक है ना, n²। तो ये इसको ये कहो -k Z², ये प्लस कर देते हैं 1/n1² -1/n2²। ये दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस है वही फोटान के पास जाएगा। तो इसको ये CH/λ भी कहते हो, CH/λ, है ना। ये हो गया kZ², ठीक है, ये चलेगा 1/n1² -1/n2², ठीक है। अब 1/λ करना है, 1/λ बराबर k/CH, है ना, Z² 1/n1² -1/n2², ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट है k/CH को एक नया कांस्टेंट बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट R। ये हो गया RZ² n1² -1/n2², ठीक है ना। ये रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में ये बात है। अब ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू होती है 1097371, है ना, ये मीटर इनवर्स, ठीक है ना। रिडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है, और रिडबर्ग के साथ कांस्टेंट के टर्म में जो एनर्जी है वो भी आप लिखते हो। देखो k का वैल्यू तो यही है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में जो En है kRZ²/n² -n²। nवीं कक्षा की जो एनर्जी है वो इतनी होगी। इसी से वो फार्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। ये R, हाँ, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में अब हम लोगों ने क्या निकाला था, लैम्डा, 1/λ = R
जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना। ये लेमडा जब n1 से n2 में ट्रांजिशन करता है तो इतना है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमको लेमडा निकालना पड़ता है और लेमडा के लिए हमको एक रहता है ये टर्म की ज़रूरत होती है 1/r। 1/r की वैल्यू जो होती है 9.11 गुणे 10⁻⁻8 होती है ना। इसको आप लिख सकते हो 911 एंगस्ट्रम गुणे 10⁻⁻10 या 911 एंगस्ट्रम। ठीक है ना। ये 1/r की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें वैल्यू आएगी कोई फ्रैक्शन गुणित जेड आर होगा। ठीक है ना। तो ये वैल्यू 1/r की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो आपको याद करके रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है ना। रेड बार को और ये रिलेशंस काम के हैं। दूसरी टर्म आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी बात करेंगे और वो आता है रेडियस। ठीक है ना। तो पहले रेडियस देखते हैं। देखो हाँ, ये वेलोसिटी और रेडियस में जो रिलेशंस है आगे देखते हैं। इसमें पहला काम है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन mv²/r इक्वल टू k जेड e²/r²। ठीक है ना। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स बराबर हो गया, तो इससे हो गया mv² इक्वल टू k जेड e²/r। ये हो जाता है। और दूसरा कंडीशन जो रहता है कि mvr इक्वल टू nh²। ठीक है ना। तो इसे भी एलिमिनेट कर दें तो r मिल जाएगा, तो वही काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि m n²h²/m²। ठीक है ना। r को इधर ला दिया इक्वल टू k जेड e²। ठीक है। अब m से एक m कम कट गया तो r मिल गया। r का ये फॉर्मूला हो गया k जेड e²। यहाँ m भी आ जाएगा ऊपर और ये हो गया n²। तो ये काम की बात जो आई, r जो है k m e² by z/n²। ये नो। तो इसको rn है ना। nवीं कक्षा जो है k m e²। ठीक यही है z/n²। ये काम की चीज़ है, ये हर बार उपयोग में आएगी। अच्छा, ये दो हो गए। ठीक है। लेकिन ये r0 पहली कक्षा जिसको r0 कहते हैं, जीरो तो नहीं होता है, पहली है r1 1/4πε0 हाइड्रोजन की है m e²। तो इसकी वैल्यू जो है कितना होती है 0.523 या 9 होता है 0.2329 एंगस्ट्रम ये होती है। ये वैल्यू याद करके रखना चाहिए। दूसरा r0, लेकिन यहाँ जो काम की चीज़ है कि rn बराबर r0 z/n²। ठीक है ना। ये r के साथ nवीं कक्षा के साथ इसका संबंध। दूसरा वेलोसिटी देखो, v कहाँ से निकलेगा n भी है, v यहाँ से आ गया
तो V बराबर हो गया NH क्रॉस बाई M बाई R, है ना। R की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो NH क्रॉस Z तो ठीक है, M भी है, 1/R को फिर Rn की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पर हमने गलती किया है, ये Rn को N² Z, ठीक है ना। तो ये जो है Rn को N² Z, ठीक है ना। तो Rn की वैल्यू को हम लोग इसमें डाल देते हैं, तो Rn की वैल्यू हो गई R0 N² Z। तो अब इसकी वैल्यू हो गई, देखो एक n से n कट गया, और जो काम की बात यह है कि H क्रॉस बाई MR0, ठीक है ना, बेटा Z/n, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये जो मिनिमम वेलोसिटी V0 आएगी पहली कक्षा में, वो आती है 2.2 × 10⁶ हाइड्रोजन के लिए, वो मीटर पर सेकेंड, किसके लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आप लिख सकते हो 2.2 × 10⁶ Z/n, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ कोई नया फार्मूला नहीं बता रहे, ये फार्मूला ऑलरेडी डिराइव हो गया, पहले वीडियो में है, ठीक है ना। बस इन पर एक सवाल बनेंगे और उनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और टॉपिक है, वो एनर्जी को एक टर्म में, तो जो आपकी एनर्जी है En, E जो है वो कितना होगी, kZe² बाई R2 माइनस इतना, है ना। ये आपकी ये एनर्जी है kZe² बाई R, और R बराबर क्या होती है, R बराबर R0 N² बाई Z। ये दो फार्मूले आपको याद रखना होगा। तो एनर्जी का ई के पदों में जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको इवेलुएट कर पाओगे, है ना, आसानी से निकाल पाओगे। तो जैसा आएगा हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग इसको सवाल में डील करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास हमारे फार्मूले जो हम लोग यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं एक्चुअल सवाल पे। ये सवाल है, ये देखिए, द ग्राफ डिपिक्ट्स द रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट with alpha particle, theta is scattering angle, y is the number of scattered particle detected, है ना। The plus are schematic and not the scale, ठीक है भाई। अब ये रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो फॉर्मूला था, उसमें थीटा के साथ कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है किस एंगल पर, वो दे रहा है। तो आप देख रहे हो, हम लोग पीछे इसमें डिस्कस कर चुके हैं, सही उत्तर है डी, ठीक है। अगला सवाल चलो। ये कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है, उसकी एनर्जी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज स्कैटर्ड थ्रू बाई 180 डिग्री बाई ए फिक्स यूरेनियम मॉलिक्यूल, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज ऑफ ऑर्डर ऑफ इतना, ठीक है। अब इसका आंसर देना है। यूरेनियम मॉलिक्यूल क्या हुआ, क्या है कि देखो, ये यूरेनियम न्यूक्लियस है, यूरेनियम न्यूक्लियस का 92 होता है, 92 Z = 92, इसमें दिया नहीं है, देना चाहिए था इसको। तो Z = 92, यूरेनियम 235, है ना, इसका होता है 92 यूरेनियम 235
और इसी के 35-37 और भी होते रहते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये जेड की बात है, यूरेनियम है यू, है ना, Z92 है। तो अब इसके पास तक ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से चलता है, सीधी गया गया गया, जिस जगह पर उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी ई था, यहाँ गया तो ये ई जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, ये डिस्टेंस हो गई आर जीरो पे, ठीक है ना। तो अब ये क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस कितनी है, तो देखो अब इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट आर पर कितना हो गया, जेड ई और 2e अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज जेटी इनका के बाई आर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। इसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं, माइनस तो हो गई, तो के जेड ई स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाई आर। आर निकालना है, ये जो दिया हुआ है कितना, 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आर बराबर क्या हो गया, देखो आर बराबर हो गया, अब 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब ऐसा यूनिट में लो, 5 गुणित 10 पर माइनस, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 गुणित 10 पर 19 गुणित 10 की पावर 6, तो ये होगा, तो इससे आप गुणा कर दो तो 16/85 हो गया ना, 8 गुणित 10 पर माइनस 13 का 16/85, हाँ 8वां, और ये हो गया -13, तो ये हो गया। तो आर बराबर क्या हो गया, देखो इसकी वैल्यू होगी 9 गुणित 10 पर 9 घात, ठीक। जेड की वैल्यू है 92, ई की वैल्यू है 1.6 गुणित 10 पर -19 घात का स्क्वायर बटा 8 गुणित 10 की पावर -13, ठीक है ना। इसको आप सरल करो, ये अप ऑर्डर है 10⁻⁻12 मीटर, 12 मीटर नहीं है, ये होगा 14 मीटर, इतना बनता है। तो सेंटीमीटर में ये आएगा 10⁻⁻12, क्या होगा, सेंटीमीटर। तो ये इसका उत्तर ये होगा। वैसे भी जो न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁻15 के ऑर्डर का होती है, 15 है ना, मीटर के ऑर्डर, एक फर्मी। तो इसमें इसके ऑर्डर की होती है 10 फर्मी, 20 फर्मी या 30 फर्मी, 30 फर्मी, है ना, ये इस तरह की रहती है। तो न्यूक्लियर की साइज जो होती है 10⁻⁻14 मीटर के आसपास रहती है। तो इसमें इन्होंने निकाला, ऐसे निकलेगी। आगे चलें, ये कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि अ हाइड्रोजन एटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n+1th level to nth level. The frequency of the radiation emitted is proportional to, ठीक है भाई, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो E बराबर कितना होता है, R बाई, है ना, कुछ भी नंबर होगा, R बाई -R/E(n) बराबर n²। तो देखो En+1 कितना हो गया, -R बाई, ये
ये जेड स्क्वायर भी ले लो, ठीक है ना, n+1 का स्क्वायर। अब एच न्यू कितना हो गया, एच न्यू इन दोनों का डिफरेंस, तो आर जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सरल करिए, तो ये आर जेड स्क्वायर कोई बात नहीं, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर भाई n² n+1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इनको करोगे तो कितना है 2n+1, ये हो गया आर जेड स्क्वायर 2n+1 हो गया, और ये हो गया n+1 और n, तो ये स्क्वायर स्क्वायर है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आर जेड स्क्वायर बाई n³ हो गया, ठीक है ना। तो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³, तो ये सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट अगला देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द हाइड्रोजन लाइक आयन in its ground state is 9 Rydberg. What is the wavelength of the radiation? Radiation emitted when the electron is in this ion jumps from the second excited state to ground state. देखो, अब ये कह रहा है कि E1 इसकी ये है R माइनस R होती है R/1² और इसमें Z² भी होगा कुछ, है ना, हाइड्रोजन लाइक कुछ होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतनी है, तो 9 Rydberg, तो इसका मतलब ये हुआ 9R, ये हुआ -9 है, ठीक है ना। तो ये Z बराबर हो गया 3, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन दिस आयन जम्प्स फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है भाई। तो सेकेंड का देखो E2 कितना हो जाएगा माइनस, तो ये E1 पहले E1 तो इतना दिया 9R, ठीक है ना। E2 जो हो जाएगा -9R/4 हो गया, ठीक है। तो अब क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए 1/λ इक्वल टू 9R, ठीक है ना, 1 - 1/4, तो ये क्या हो गया 9R × 3/4, ठीक है ना। तो लैम्डा बराबर हो गया 4/27R, ठीक है ना। 1/R की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं 411, नहीं हाँ 911 आती है ना, 911 एंगस्ट्रॉम गुणित 4/27, तो इसकी वैल्यू जितनी आती है देखो क्या हुआ। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है 134.9 एंगस्ट्रॉम है ना, तो ये 13.9 nm, ठीक है ना। ये nm में दे रहे हैं 11, ये इसके क्लोजेस्ट है, ठीक है। अगला सवाल पर चले, ये अगला सवाल पर देखते हैं। इसमें कह रहा है देखो टाइम पीरियड हो रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इस ग्राउंड स्टेट इज इतना, है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है n = 2 पे,
अभी ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 पर था, अब n इक्वल टू 2 में जब रेवोल्यूशन कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। कोई बात नहीं, देखो जैसे मान लो ये है इलेक्ट्रॉन है और इसमें चक्कर लगा रहा है और r इसकी रेडियस है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो t जो होगा वो कितना होगा 2πr/v, ठीक है। r कितना होता है, r देखो ग्राउंड स्टेट में r0, हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन की बात है, z इक्वल टू 1 r स्क्वायर 0 n स्क्वायर, ठीक है, r हो गया, ठीक। v कितना होता है, v इक्वल टू v0/n होता है, ठीक है ना। तो इसमें अब Tn nवीं कक्षा में तो 2πr0 n स्क्वायर हो गया और ये हो गया v0/n हो गया, तो ये हो गया 2πr0 v0 इंटू n क्यूब, ये हुआ, मैंने Tn इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है। तो अब ये देखो Tn/T0 T1 है ना इक्वल टू 2/3 मैंने 8, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि Tn T1 का 8 गुना होगा, तो Tn हो गया कितना हुआ 1.6 गुणित 8 गुणित 10 की पावर -16, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1/n 1/Tn, है ना। तो ये ले लो, तो इस पर ये वैल्यू आ गई। तो 1.6 गुणित 8 गुणित 10 पर -16, इसको हल करो 7.8 गुणित 10 की पावर 14, ठीक है ना, ये आ गया भी, ठीक है। नेक्स्ट चले, अगला सवाल लें। इस सवाल में कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम है ना, एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जम्प्स फ्रॉम थर्ड, देखो ऐसा है, ये है पहली लेवल ग्राउंड लेवल, है ना, n इक्वल टू 1, फिर इसके बाद ये गया तो ये है -13.6 पे, ये कितना है 3.4 पे, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 10.2, ठीक। दूसरे में अब ये थर्ड लेवल में चला गया, n इक्वल टू 3 पे, n इक्वल टू 2, ये तो ये 3.4 है, ठीक है ना। तो 3.4 नहीं है, ये 1.51 आएगा ना, 9 का भाग देना है 13.6 में, ठीक है ना। इसका कितना है, यानी En जो होती है हमारा फार्मूला है, देखो -13.6/n², ठीक है ना। तुम्हारी एनर्जी लेवल इस तरह से है, तो ये हमने एनर्जी लेवल मार्क कर दिया। अब इनका डिफरेंस है 1.89, ठीक, इसका 10.2। तो देखो अब ये पूछ रहा है पहले थर्ड से 2 में आता है, फिर 2 से थर्ड में ग्राउंड स्टेट में आता है, ऐसा। तो ये λ1 है, ये λ2, तो देखो λ1 इंटू इसकी एनर्जी कितनी हो गई 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 12,400 होता है, ये होता है ना, बोलो। और यही बराबर सबके लिए, ये λ2 इंटू 10.2 सबके लिए बराबर है। तो उस हिसाब से आप λ1/λ2 बराबर 10.2/1.89, तो
तो ये 5.4 के आसपास है, ठीक है ना। 5.4 की वैल्यू ये है, ठीक। ये इस तरह। अगला सवाल पर चलो। इस सवाल में कह रहा है कि ये लिथियम है, ठीक है ना, और बोर ऑर्बिट में कहते हैं इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट एक्साइटेड टू द लेवल। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, कहाँ से, n=1 पे। इसमें कोई लैम्डा फोटॉन आया, उसने एक्साइटेड लेवल में यहाँ पहुँचा दिया, n पर पहुँचा दिया, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। और ऐसा करने से पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन 6 होता है। टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड, मैंने 6 मिलती हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? लैम्डा क्या होगा? कोई बात नहीं, इसके लिए दो, पहली बात तो ये है कि ये देखो, मान लो n=2 पर चला गया, 2 पर चला गया, तो उससे कितनी लाइनें बनेंगी? सिर्फ एक लाइन है। n=3 पर चला गया तो 3 से नई एडिशन हो रही है, एक तो ये n=3 से 2 में जाएगा और 3 से डायरेक्टली इतना, ठीक है। लेकिन 2 से n1 पर जो आएगी ऑलरेडी स्पेक्ट्रल लाइन ये एक नंबर मिल चुकी है, तो नया एडिशन इसमें 2 की है, 2 और 3 की है, ठीक है। जब 3 से आएगा तो 3 से देखो, एक यहाँ पर आएगा एडिशन, यहाँ से ये आएगा और एक तीसरी लाइन, मैंने 3 और जुड़ गई, ठीक है ना। इसीलिए अब इनका स्वरूप बनता है, देखो 1 + 2 + 3 + 4, है ना, ऐसे जुड़ता जाता है। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन तो n से ग्राउंड स्टेट तक, n से 1 तक, ठीक है ना। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल इंडिपेंडेंट स्पेक्ट्रल लाइन, ये फार्मूला याद करके रहो। स्पेक्ट्रल लाइन इज nc2, है ना, n-1/2, ठीक है ना। n इज longest, n is the number from where the transition start, ठीक है ना। यदि n से आया तो n-2, n=3 से आएगा तो 3 × 2, ठीक है ना, n-1/2। तो पहले तो n निकालो, तो देखो ये बोल रहे हैं 6 लाइन मिल रही है, n-1 = 12, है ना, n 2 को उधर कर दिया तो n बराबर हो गया 4, ठीक है ना। तो एक तो 4 पर पहुंच गया। लैम्डा जो होगा कितना होगा, देखो ग्राउंड लेवल पर E0, E1 पर क्या था भाई, -13.6, है ना, Z²/n²। n कितना है, n दिया है, n दिया है 4, तो मैंने ये हो गया 16। ये कितना हो गया, Z की वैल्यू कितनी है, लिथियम है, Z = 3, तो ये हो गया -13.6 × 9/16, ठीक। अब ये नहीं, E4 नहीं है,
ये E1 में 16 नहीं रहेगा, सॉरी 16 नहीं रहेगा, इतने रहेगा। और E2 में EN4 में दैट इज इक्वल टू 13.6 गुणित 9/16, ठीक 16। इसको नेक्स्ट पेज पे गणना करते हैं। देखो जब यहाँ लिथियम हो गया ना, तो E1 लिथियम के मामले में क्या बनेगा, उसमें ये है -13.6 भाई Z²/N², EN। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये जो E1 जो हुआ -13.6, Z² Z9 है तो ये हो गया 9, Z3 है तो 9 हो गया बटा 1, और E2 हो गया 13.6 गुणित 9/16। E2 नहीं है, ये E4 पर चौथी सेल में चला गया ना, यहाँ से n=1 से, और ये गया था ऐसे, ट्रांजिशन आपका ऐसा, इतना फोटान इसने पाया था, n=4 पर सीधे पहुँचा था ये। अब ये देखो, नहीं 4 है, 4 का स्क्वायर 64 होगा, 16 क्यों होगा, ये गलत, ठीक है ना। 4 चौक, अरे हमने फिर गलत किया, इसको ठीक करो, ये 16 है, ठीक है 16 ही सही है ना। अब देखो डेल्टा ई कितना हो गया, डेल्टा ई हो गया 13.6 गुणित 9, 1 - 1/16, तो ये हो गया 13.6 गुणित 9 गुणित 15/16। अच्छा, अब इसको हल करते हैं तो ये क्या बनेगा, डेल्टा ई बनेगा, फिर इसके आधार पर हम लोग वो निकालते। ये तो लेंदी बन रहा है, लेकिन इसको गणना करो। इसमें अब डेल्टा ई की वैल्यू इतनी आ गई, गणना किया, ठीक है। अच्छा, डेल्टा ई इंटू लेमडा, लेमडा निकालना है, ये होता है 12,400, ठीक है। तो इससे आप निकालोगे लेमडा = 12,400 डिवाइडेड बाई 114.75, ये हुआ 108 एंगस्ट्रॉम। एनएम में करोगे तो 10.8 एनएम, नैनोमीटर, ठीक है। ये इसका उत्तर है। मैंने ये जो है फोटान जो है काफ़ी अल्ट्रावायलेट रेंज में है, नहीं इसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी है, ये Z² का कमाल है, ठीक है। इसका हाइड्रोजन में जितना होगा उसका 1/Z², ये देखो उसकी एनर्जी Z² गुना बढ़ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सही उत्तर हो गया डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए, अगला सवाल में देखिए, ये कह रहा है कि बामर सीरीज में जो n=2 पर टर्मिनेट होती है, तो देखो बामर सीरीज ये जो है n=1 है, इसकी वैल्यू है -13.6, हाइड्रोजन का ही है ना, और n=2 पे ये 3.4 हो गई है ना, n²। अगला हो जाता है 1.51, नेक्स्ट 0.85 है ना, ये माइनस, सब माइनस है,
n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो बामर की पहली सीरीज जो होती है 2 पर टर्मिनेट होती है, n इक्वल टू 2। तो पहली सीरीज ये आई, ठीक। दूसरी नेक्स्ट उसके बाद वाली सीरीज जस्ट किसने 3 से 2 पाई, ठीक है ना। इस सीरीज का लैम्डा निकालना। तो देखो सीधे बात है, इसमें पहले डेल्टा ई निकालो, ठीक है ना। तो ई का फार्मूला यदि याद नहीं है तो सीख लो, -13.6 बटा n² एनमी का, ठीक है ना। तो इसके आधार पर ई ले लेना। तो डेल्टा ई यहाँ कितना है देखो, ये 3.4 माइनस 0.85, तो ये हो गया 2.5, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा हो गया कितना 12,400 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई। तो ये हो गया 12,400 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हो गया 4.86 कुछ आ रहा है, मेरा इतना ही आया nm। ये 8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो ये हो गया 488 nm। इसमें जो ये वाला nm से मैच कर रहा तो उससे वो कर लो, है ना, जो भी आए। ये डेल्टा ये जितना भी होता है वही होगा यही 2.5। ये जो डिफरेंस आया 2.55 आ रहे हैं, और 862 ये तो 86, ठीक है ना। इतना हमारे कैलकुलेशन से आ रहा है। तो ये उत्तर हुआ, ठीक। अगला चलें। ये कहता है रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1 ऑफ द हाइड्रोजन एटम fall on helium ion n इक्वल टू 1 and n इक्वल टू 2 states the possible transition of helium ion as they absorbs the energy from radiation is। इस सवाल में ये कह रहा है कि हाइड्रोजन से फोटान प्रोड्यूस हो रहा है और हीलियम पर गिर रहा है, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कि हीलियम का ट्रांजिशन कौन सा होगा। देखो भाई, इसे प्रोडक्शन लेवल पर देखो, प्रोड्यूस्ड कहाँ ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये 13.6 पे है, और ये दूसरा है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है। तो ये पैदा हुआ यहाँ से इतना, ये 3.4 है, ठीक है ना। इसमें एनर्जी बना 10.2, ये आपका फोटान की एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो डेल्टा ई फोटान ये कितना हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, इतनी है। अब ये हीलियम पर गिरता है, यहाँ क्या है, ये हीलियम एटम है, हीलियम तो इसका Z2 है और इसको एक्साइट करता है। कहाँ से जाएगा देखो, इसकी En कैसी होती है हीलियम की, -13.6 Z² बाई n², ठीक है ना। तो इसके जो प्रोडक्शन पर ध्यान दो, ये 13.6 से था और 3.4 तक ट्रांजिशन किया था, ठीक है ना। हीलियम की वही इतनी एनर्जी लेवल हीलियम का भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो Z इक्वल टू 2 है, तो इसकी एनर्जी लेवल देखो, पहला एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2 कर दो E2, तो -13.6
गुणित 4/4, तो ये हो गया -13.6 हो गया, ठीक है ना। और फिर E4 को देखो, E4 ये -13.6/4 ये 16 हो गया, तो ये हो गया -13.6/4, ठीक है ना। तो ये n = 2 के करस्पॉन्डिंग है, ये n = 4 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3.4, ठीक है ना। मतलब हाइड्रोजन के लेवल के हिसाब से ये हीलियम की स्थिति ये बनेगी, देखो -56.4, 56.4 है शायद, यही होगा, 4 का गुणा हो जाएगा, 4 × 24, ठीक है। ये है माइनस, दूसरा हो गया 13.6 पे आया, तीसरा कुछ पे आएगा, और चौथा आएगा -3.4 पे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो एनर्जी लेवल है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, है ना। बिल्कुल यह हाइड्रोजन के बराबर के है ना। हाइड्रोजन का जो ग्राउंड लेवल है, इसका दूसरी n = 2 वाली लेवल हाइड्रोजन के ग्राउंड लेवल के बराबर है, और n = 4 वाली लेवल इसके सेकंड लेवल के बराबर है, ठीक है ना। तो इसमें जो 10.2 का आएगा वही मैच करेगा। तो फोटान को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी है कि एनर्जी डिफरेंस जो होगी फोटान की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब हमारा उत्तर क्या हो गया, ये 2 to 4 में जाएगा, है ना। n = 2 to n = 4 में जाएगा, है ना। n = 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, ये डी उत्तर है, ठीक है। अब ये अगला सवाल देखिए। इस सवाल में कह रहा है कि का हाइड्रोजन एटम है जो ग्राउंड स्टेट में था, उसको उस पर एक फोटान है 980 एंगस्ट्रॉम का, गिरता है, वो एब्जॉर्ब होता है। तो पूछ रहा है कि फाइनल स्टेज में कहाँ पहुँचेगा और उसकी बोर रेडियस क्या पड़ेगी, ठीक है। इन A0 बोर रेडियस जो है ग्राउंड स्टेट की A0 दिया हुआ है। अब देखो पहला काम कि ये हमारा लैम्डा है कितना, 980 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो E कितना हो गई, E लैम्डा 12,400/980, ठीक है। तो इसकी एनर्जी हो गई कि 12.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इतनी एनर्जी इसके पास है, अब वो ट्रांजिशन किस लेवल पर करेगा, है ना, वो अब उसको चाहिए। देखो हाइड्रोजन का जो ग्राउंड लेवल है -13.6 पे, और वो n = 1 है, ठीक है ना। अगला लेवल आएगा -3.4 है, n = 2 पर। तीसरा लेवल आ रहा है 1.9 का करो, 13 1 जा 13, 4 9 5 45, 1.5 पे, ठीक है। अगला आ रहा है 0.85 पे है, ये माइनस पे, ठीक है ना। अब इनका डिफरेंस है 10.2, इनका डिफरेंस देखो, इनका जो डिफरेंस है ये 12 के आसपास है, ठीक। इन दोनों का इसका डिफरेंस है 12.75, ठीक है ना। तो ये जो फोटान इसको एक्साइट करेगा वो n = ये 2 हो गया, तो ये n = 3 है, n = 4 पर दे जाएगा, ठीक है ना। ये जो फोटान है ई लैम्डा का वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऊपर करेगा, तो ये 0.85 n = 4 पर पहुँचेगा, ठीक है ना। तो फाइनली
कहाँ पहुँचेगा ये? फाइनली एक्साइटेड स्टेट जो बनेगा, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, ठीक है ना। n इक्वल, अब क्या होगा, अब ग्राउंड स्टेट की रेडियस a0 है, तो एक्साइटेड स्टेट की रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है? rn इक्वल टू r0 n स्क्वायर बाई z, ठीक है ना। तो z तो एक ही है, कोई बात ही नहीं है। r0 a0 दिया हुआ है, n 4 है, तो ये 16 हो गया, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 16 a0, ठीक है ना। तो फाइनल ये उत्तर हुआ 16 a0, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या पूछ रहा है भाई, पढ़ो इसको। अगला सवाल देखिए, सर क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम m सेल टू l सेल, इमिट द वेवलेंथ, ये लैम्डा ले लो, इसको लिख दो लैम्डा, ठीक है ना। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n सेल टू l सेल, देन वेवलेंथ इमिटेड रेडिएशन विल बी, ये देखो हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन ही ले लो, लाइक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। n इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा क्या होता है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। इसको कहते हैं k सेल, l सेल, m सेल, n सेल। नाम अलग अलग है लेकिन ये एक ही तरह की चीज़ है। अच्छा, एनर्जी En जो होती है R बाई n स्क्वायर, है ना, माइनस R बाई n स्क्वायर। कोई नंबर है, R कोई नंबर ले लो अभी, तो ये इतना, ठीक है ना। तो अब ये पहला सवाल देखो कि m सेल से l में गया, m से l में ये लैम्डा जाता है, ठीक है ना। तो 1/λ बराबर कितना है, ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी R, इसमें CH भी जुड़ेगा तब एनर्जी बनेगी, है ना। ये एनर्जी RCH भाई इतना है, ठीक है। तो R 1/λ बराबर R कहाँ से गया, 3 से 2, तो 1/4 माइनस 1/9, तो ये हुआ 5R बाई 36, ठीक है ना। पहला इक्वेशन हुआ ना। 1/λ2 जो बन रही है R 1/4 में टर्मिनेट हो रहा है, ये 4 में, और आ रहा है यहाँ से n इक्वल टू 4 से, माइनस 1/16, तो ये कितना हो गया, 12/4 गुणित 16R, ठीक है ना। 2, अब λ2 बाई λ1 भाग दे दो, ठीक है ना, 1 में 2 का, तो λ2 बाई λ ये बराबर हो गया 5/36 गुणित R से R कट गया, 4 गुणित 16/12, 4 से देखो 4 9 जाए, और ये 4 ये रह गया, और ये कितना हो गया, 4 3 12, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो गया 20/27, ठीक है। तो λ2 बराबर 20/27, ठीक है ना, लैम्डा, ये आपका उत्तर हुआ 20/27 लैम्डा, ये ठीक है। तो बामर की जो सक्सेसिव 2 लाइन, ये इसको n इक्वल टू 2 पर जो एक्साइटेशन जो टर्मिनेट होता है, ठीक है ना, तो उसमें बामर सीरीज बनती है। तो बामर सीरीज की सक्सेसिव 2 लाइनों के बीच में 20/7 का रेशियो रहता है, ठीक है।
20/27 का रेशियो रहता है। अगला सवाल देखिए, ये इस सवाल को ध्यान से पढ़ो। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वेरियस एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इमेज द रेडिएशन कम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ये तो ऐसे ही बोल दिया। लैम्डा एन एंड लैम्डा जी बी द de Broglie wavelength इन nth स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना, de Broglie wavelength जो होती है अलग अलग लेवल की de Broglie लेंथ अलग अलग होती है, क्योंकि उसका मोमेंटम अलग रहता, तो इसलिए उनके वेवलेंथ भी अलग रही। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि देखो गामा एन, इसको शायद गामा कहते हैं, जो भी है इसका एक नंबर है गामा एन, या ये कैपिटल लैम्डा है। चलो ये कैपिटल लैम्डा एन बी द लेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन इन ट्रांजिशन फ्रॉम द nth स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। तो ये कहता है कि फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो कितना होगी वो निकालो। पहली चीज़ देखो, लैम्डा एन और जी के बीच में हमें रिलेशन निकालना। तो अब हमारे क्या है, 2πr n जो होती है वो कितना होती है, n लैम्डा n के बराबर। de Broglie वेवलेंथ जो होती है ना, एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, देखो m भी r इक्वल टू एन एच क्रॉस, ये आप देखो ये आपका बोर कंडीशन है। एम भी क्या है, वेवलेंथ मोमेंटम है, तो इसको आप लिख सकते हो n/2πh। ठीक है, अब देखो h/m, तो इसमें कह सकते हैं, अब आपका रिलेशन निकला 2πr, ये एनवी की है, आर एन है, आर एन इक्वल टू NH/m भी, और ये भी एनवी की है, बी एन है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर निकल गया देखो 2πrn इक्वल टू n लैम्डा n। ठीक है ना, बस ये आपका रिलेशन होगा। लेकिन Rn क्या होता है, 2πrn होता है r0 n² इंटू n लैम्डा n। ठीक है ना, देखो 2πr को हम देखो ग्राउंड स्टेट में एक ही वेवलेंथ रहती है, 2πr0 इक्वल टू लैम्डा जी ग्राउंड स्टेट की, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, n से n कट गया, n लैम्डा जी इक्वल टू लैम्डा n। ये आपका रिलेशन हो गया। बाकी अब ये आपको समझ में आ गया, तो आगे के रिलेशन आपको निकालना आसान है। देखो अब क्या है, पूछ रहा है ट्रांजिशन हो रहा है, तो 1/λ कैपिटल लैम्डा n है ना, ये कहाँ से, n से ग्राउंड स्टेट में, r/1/1 माइनस 1/n²। बोलो ये 1, तो इससे आपका निकला r1 माइनस 1/n²। ठीक है, अब ये कैपिटल लैम्डा n क्या बना, ये फोटॉन क्या वेवलेंथ है, तो ये कितना हो गया, r 1/r नीचे ले आना, और ये हो गया 1 माइनस 1/n² का इन्वर्स। ठीक है ना, इसको आप ले लो, एक्सपैंड कर देते हैं, तो 1/r 1 प्लस 1/n²। ठीक है ना, अच्छा n का क्या है, n इक्वल टू लैम्डा n/g, लैम्डा जी। ठीक है भाई, इसमें हम n की वैल्यू रख देते हैं, 1/r रहने दो, 1 माइनस प्लस हो गया
लेमडा जी स्क्वायर बाई लेमडा एन का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अंदर घुसा, जो कांस्टेंट है ये लेमडा जी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ये हो गया ए प्लस बी बाई लेमडा एन स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका रिलेशन है लेमडा एन का। तो ए प्लस एक बटा ये ए प्लस बी, ये ऐसा, ये आपका उत्तर हुआ। ठीक है, अब आगे चले। ये सवाल को ध्यान से देखो, ये सवाल कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये जटिल इसलिए बन रहा है कि जो नॉमेनक्लेचर है कि सारे नाम एक साथ नहीं दिया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के जो नॉमेनक्लेचर हैं उनको ऐसे पहले एक बार समझ लो। ये कह रहा है कि सीरीज लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज इज V1, न्यू वन की जगह ये न्यू एल है, न्यू एल है ना लाइमन। तो वो फुंड सीरीज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पी फुंड सीरीज इज, देखो सीरीज का नाम है, पहला है लाइमन, इसका है 1/λ इक्वल टू आर 1/1 माइनस 1/n स्क्वायर, है ना। n इंटीजर है, n ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना, ये लाइमन की सीरीज है। दूसरी सीरीज होती है वो बामर की है, दूसरी सीरीज है बामर की, बामर, है ना। तो 1/λ इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है ना, बिल्कुल n ग्रेटर देन 2 इंटीजर है। ठीक, तीसरी सीरीज होती है वो ब्रैकेट, इसका नाम है ब्रैकेट सीरीज, सीके ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है ना, 1/λ आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n ग्रेटर देन कितना हो गया 3, 3 से बड़ा होना चाहिए। चौथा सीरीज है ब्रैकेट सीरीज 3, पाश्चन एक बामर के बीच में, ये 3 नहीं है, ब्रैकेट ये नहीं है, इसको कहते हैं पाश्चन, पाश्चेन सीरीज, है ना। ये 3 वाली है, वो 4 है वो ब्रैकेट। तो 1/λ आर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा हो। ठीक, और पांचवी सीरीज है फुंड, फुंड सीरीज, है ना। तो ये हुआ है 1/λ आर 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है ना, और n ग्रेटर देन 5। तो ये जो सीरीज है, अब इनका पूछ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो लिमिट, सीरीज लिमिट पूछ रहा है ना फ्रीक्वेंसी, ये बेसिकली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो देखो लाइमन सीरीज का एच न्यू, बोलो एच न्यू वेल, इतने एनर्जी का फोटॉन बनेगा। मैक्सिमम फोटॉन होगा वो कितना होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये होगा ना ईवी का, क्योंकि पूरा का पूरा ये ग्राउंड स्टेट से अब पूरा इन्फिनिटी पे चला जाएगा, जीरो एनर्जी ई इक्वल टू 0 पे चला गया, और -13.6 से
लास्ट वाला क्या है, और ये HP, ये कितना होगा 13.6/5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, ठीक है ना। तो न्यू P बाई न्यू L है ना, ये हो गया 25, नहीं ये P 1/25, तो ये न्यू P हो जाएगा न्यू L बाई 25, ठीक है ना, ये हो गया न्यू L बाई 25, तो डी उत्तर हुआ, ठीक है। अगले सवाल पर चलें। इसमें मेन लॉजिक है इन नामों को, नाम एक जगह इकट्ठे मिलते नहीं हैं, और नाम से उसने पूछ दिया। एन से पूछता तो फिर आप कभी बता सकते थे, लेकिन एन से न पूछ करके इसने नाम से पूछ दिया, ठीक है ना। तो ये नाम एक बार याद कर लेना, और ये पीछे वीडियो में यदि इसका अंतर होगा तो इसी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, सही कर लेना, ठीक है ना। उस वीडियो में हम करेक्शन नहीं करने जा रहे हैं। आगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिंगली आयनाइज्ड हीलियम atom is 2.2 times the energy required to remove the electron from the helium atom. From helium atom, ठीक। The total energy required to ionize the helium atom completely is, क्या है भाई, इस सवाल में कहना ये चाहता है कि देखो ये हीलियम एटम है, ठीक है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है ना। इस इलेक्ट्रॉन के रहते हुए इस इलेक्ट्रॉन को हटाओगे तो एनर्जी जो जा रही है मान लो x यूनिट है ना, इसका 2.2 टाइम x जो एनर्जी होगी वो हीलियम के आयनाइज पार्ट को, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें है हीलियम का, है ना, तो इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को हटाने पर, माने यह आयनाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन को हटाने की एनर्जी के बराबर होगी, है ना, 54.4 EV की। तो बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन को हटाने पर इसके कितनी एनर्जी देनी होगी। कोई बात नहीं, देखो तो हम लोग कहते हैं लेट x बी एनर्जी फॉर आयनाइजिंग हीलियम एटम, ठीक है ना, एक एटम को, तो ये x हो गया, अच्छा Bx, ठीक है ना। अब इसका सिंगली आयनाइज का हाइड्रोजन मॉडल से देखो तो E1 कितनी होगी, -13.6/Z²/1 ये रहता है। और Z की वैल्यू क्या होगी, Z=2, तो इसको करोगे तो ये आ गया -54.4 EV, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है 2.2x = 54.4 EV, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो अकेले इलेक्ट्रॉन है आयनाइज हीलियम में, उसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, इसको रिमूव करने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो x हो गया, अब भाग दे दो कितना आता है देखते हैं। हाँ, तो x की वैल्यू आ गई इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, ये आपकी मिल गई। अब देखो ये हीलियम एटम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसके पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी लगेगी, तो ये टोटल एनर्जी E जो लगेगी आपको पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए 24.72 लगेगी, और दूसरे वाला में ये इलेक्ट्रॉन और टाइटली बन जाएगा, है ना, तो उसको हटाने के लिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी, ठीक है ना।
इनको जोड़ोगे तो 79.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है। ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ये सही एनर्जी ये इतना है। ठीक है, अगले पर चलें। ये देखो, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम दिया हुआ है। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का अंतर बताओ, रेशियो बताओ क्या। तो देखो लैम्डा 1 कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, E-4/3, तो E/3 हो गया ना। देखो कितना होगा, 4/3 E-E। ठीक है ना। उसकी एनर्जी डेल्टा E लैम्डा 1, ये कितना हो गया E/3, और डेल्टा E लैम्डा 2 ये कितना हुआ, तो ये हो गया है E। यहाँ तो सीधे सीधे 2E से E, तो E आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, E लैम्डा कांस्टेंट, ठीक है ना। तो देखो E/3 लैम्डा 1 इक्वल टू E लैम्डा 2। ओ, ये लैम्डा 1 ये है, ये लैम्डा 2 ये है ना। इस वाले को लैम्डा 2 का है, तो ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 1 है। बस इस तरह का करेक्शन है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें चाहिए लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू 1/3 है। ठीक है ना, तो ये हुआ। ठीक, आगे बढ़े। ये सवाल पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो बोर की nवीं ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा है ना। तो अब पूछ रहा है कि इसके सेंटर पर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर है, ई इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सी है, nवीं है, nth ऑर्बिट में है। ठीक है ना, ये मान लो R है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें क्या आप निकाल रहे हो, I। B बराबर क्या होता है, B बराबर μ0I/2R। ये फार्मूला है आपका। हमें R चाहिए और I चाहिए। ठीक है, तो देखो I बराबर क्या होगा, E/T है ना। E चार्ज 1 सेकेंड में, T समय में E चार्ज पास हुआ, तो E/T। ठीक है, ये बात होगी। और R कितना होगा, R0 n²। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब ये T के बारे में हम पहले पीछे देख चुके हैं। T इज प्रोपोर्शनल टू n³, kn³। हम उसमें बहुत बारीक में नहीं जाते, पीछे इसको हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर रख दो। तो B बराबर हो गया μ0/2। ठीक है, I की जगह E/T कर देंगे, और R ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा सम कांस्टेंट के T की जगह n/3 रख लो, R की जगह R² कर देते हैं, n² कर देते हैं, तो ये हो गया सम के डैश, है ना। कुछ होगा, इसको और डिटेलिंग करना हो तो कर लेना। तो ये हो गया k'/n/5। ठीक है, तो B इज प्रोपोर्शनल टू n⁻⁻5। ठीक, ये सही हुआ। अगला सवाल, ये क्या पूछ रहा है, ये हाइड्रोजन एटम टेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1 and emits a photon. This photon strikes doubly ionized lithium in excited state and completely remove the orbiting electron.
द लीस्ट क्वांटम नंबर ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द आयन इज, देखो इसमें क्या है, E2 से E1 है, हाइड्रोजन का यहाँ से ट्रांजिशन किया तो प्रोटॉन की E2 में एनर्जी कितनी होती है, देखो पहला E1 की एनर्जी 13.6 है, दूसरा में 3.4 हो गया, ये E1 है ना, ये E2 है, तो प्रोटॉन की एनर्जी हो गई 10.2 eV, ठीक है ना। तो डेल्टा E प्रोटॉन कितना हो गया 10.2 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब ये लिथियम पर जा रहा है, लिथियम को रिजेक्ट कर रहा, तो लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, देखो ई लिथियम कितनी होगी -13.6 Z², जेड मीन्स 9, Z² बाई N², ठीक है ना। ये बराबर होनी चाहिए 10.2 के, बस। तो यहाँ पर आप रख लो, माइनस का कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लेना। तो ये हो गया 13.6 गुणित 9, लिथियम 3 है, बाई 10.2 इक्वल टू N²। देखो क्या बन रहा है, इसको गणना करते हैं कितना बनता है। तो ये हो गया N² इक्वल टू 12, ठीक है ना। इसका मतलब N इक्वल टू 3.4, ठीक है। तो N इक्वल टू 3/4। अब ये पूछ रहा है कि लीस्ट क्वांटम नंबर फॉर द एक्साइटेड स्टेट फॉर द आयन फॉर द प्रोसेस इज। तो देखो ये जो है ना कि ये N इक्वल टू 3.4, ठीक है। तो 3.4 मतलब N शुड बी ग्रेटर देन 3.4, कोई इंटीजर वैल्यू होगी। तो N की लिस्ट वैल्यू जो है, लिस्ट वैल्यू कितनी होगी, लिस्ट वैल्यू इज 4, ठीक है ना। यही उसको इजेक्ट कर पाएगा। आगे बढ़े, ये क्या पूछ रहे हैं, अगला सवाल देखिए। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, द स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम और आयन, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सेंट्रल ऑर्बिट की तरह है ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, kZe² बाई 2r², ठीक। पोटेंशियल एनर्जी होती है -kZe² बाई, नहीं आर, केवल आर होगा, और इसका डबल, मैग्नीट्यूड में डबल। टोटल एनर्जी E होती है kZe² बाई 2r, ये माइनस, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि, और ये रेडियस जो है यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दूर से हम पास आ रहे हैं, है ना। ये r0 है, तो ये 4r0 पे है, ठीक है कि नहीं। r ये इतनी। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। तो इसमें क्या है, r घट गई
तो ये इंक्रीज कर गया, आर इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इंक्रीज कर गया और ये निगेटिव में घट गया, ये घट गया। तो क्या हुआ देखो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, नहीं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज गलत, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ये भी गलत, डिक्रीज करने की बात ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बट पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी डिक्रीजेज, सही है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी डिक्रीजेज नहीं। ये इसका उत्तर हुआ। सिंपल, आगे बढ़ो। देखो इसमें कह रहा है कि ये बोर मॉडल में को एक मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज मूव कर रहा है, क्वांटाइजेशन कंडीशन बोर के हिसाब से है, तो उसकी एनर्जी बताओ। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, आर रेडियस से, आर रेडियस से, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो एम भी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू भी भी, ठीक। इसका मतलब हुआ कि एम भी इक्वल टू क्यू बी आर, ठीक, ये मिल गया। अच्छा अब ये बोल रहा है कि एम भी इंटू आर एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, एन एच क्रस, ठीक है ना। आर को उधर फेंक दूँ, नहीं, यहाँ से आर की वैल्यू उठाते हैं, ये पहले वाले इक्वेशन में रख दो, ये दो, तो क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी एच एन बाई 2 पाई, ठीक, ये बना। तो ये यहाँ से ये निकला हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। क्यू बी एच बाई 2 और ये 2 पाई पहले से है ना, एन भी है, ये बन गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो होगी एन टाइम क्यू बी एच बाई 4 पाई एम, ये सही, 4 पाई एम एच क्यू बी 4 पाई एम, ठीक है ना। ये काइनेटिक एनर्जी निकल गई। आगे बढ़ो, ये क्या बोल रहा है कि रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन फॉल्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, कोई बात नहीं। ये देखो इसमें क्या है, ये 2 है, इसमें एनर्जी है 3.4 की, है ना, हाइड्रोजन एटम है, और इसका पॉइंट 1.5 है ना। इसकी एनर्जी कितनी है, 1.5 है और n इक्वल टू 3 है ना। तो डेल्टा ई कितना हुआ, जो फोटान की एनर्जी मिलेगा 1.89, ये ऐसा कुछ मिलता है। हाँ ये 1 है एक्चुअली, 1.89 बनता है, ठीक है, इतना वही बनेगा ना। नो, ये हुआ 13, 13, 8, 5, 13, ठीक है, हाँ ठीक है, यही बने। तो इतना ये भी ये है। तो जो फोटान है ना, इस मेटल सरफेस पर जो फोटान आया था उसकी एनर्जी कुछ कितनी थी, 1.89 की थी, ये भी की थी, ठीक है। अब इसने वर्क फंक्शन यहाँ पर रहा होगा, कुछ यहाँ पर वर्क फंक्शन में ख़त्म हो गया होगा, और तो ये हो गया 1.89 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी
प्लस वर्क फंक्शन। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसको आर रेडियस बनाता है, ये बोल रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बात करेंगे कि एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू बी वी, ठीक है ना। तो यह एम भी इक्वल टू क्यू बी आर, ठीक। तो एनर्जी हो गई इसकी हाफ क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर बाई टू एम, ये पी है तो पी स्क्वायर बाई टू एम बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम, है ना। पी पी स्क्वायर बाई टू एम ये होगी। अच्छा ये जो है ये एनर्जी जूल में है और ये क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम हुआ, ठीक है कि नहीं। अच्छा ये बोल्ट में इलेक्ट्रॉन, बोल्ट में इसको एनर्जी तो ई से भाग दोगे तो कितना बोल्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन बोल्ट में इसकी एनर्जी हमें निकालनी हो तो ई बाई ई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जूल में था तो जूल को हम बता दिए तो हाफ ई बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम, ठीक है ना ये। अब ये भी बताओ, जो यही एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस फोटॉन को मिली है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ये बराबर हो गई ई इक्वल टू हाफ ई 1.6 गुणित 10 पर -19, ठीक है। बी क्या है, टेस्ला में है 9 गुणित 10 की पावर -8 हो गया टेस्ला बी स्क्वायर, आर हो गया 10 की पावर -4, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, बटा एम 1.6 गुणित 10 की पावर नहीं 9 गुणित है 9 है 10 की पावर -21, ठीक है। इसको हल करो ये आएगा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अब देखो इसमें फाई की वैल्यू निकालनी है तो फाई बराबर इतनी एनर्जी बच गई, फाई बराबर 1.89 माइनस 0.8 तो ये हो गया 1.09 ई भी, है ना। तो फाई हो गई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, सही उत्तर हो गया ये, ठीक। अब आगे बढ़े, यही है, ये थोड़ा सा लेंदी है, हालांकि डेटा इससे दिया एक दूसरे से कट जा रहा है, लेकिन फॉर्मूले याद रखें, 2-4 सवाल इस पर किए होना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये पूछ रहा है इतने सारे लोग हैं, है ना, इनका ट्रांजिशन जो हो रहा है 2 से लेकर के 1 पर हो रहा है, तो λ1 λ2 λ3 का अंतर क्या होगा। हमारा फार्मूला है 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये था। इसमें क्या है, n1 माइनस n2 दोनों के एक है, n1 क्या है, n1 1 है, n2 2 है ना। इस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये सब में ये हो रहा है, तो यहाँ से ये काम देख रहे हो आप सेफली कह सकते हो कि लैम्डा जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कि नहीं। देखो चेक करो, ट्रांजिशन समान है, समान लेवल में, इसलिए आर लैम्डा जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। बस अब ये देखो हमारे पास लोग कौन कौन है, एक हाइड्रोजन एटम है प्रोटियम 1 से 1, तो जेड बताओ, इनमें जेड बताओ क्या है ना, जेड है और ये इनका नाम है आइटम, हाइड्रोजन है, फिर ड्यूटेरियम है 1H2, तीसरा क्या है, ये हीलियम अल्फा पार्टिकल है, हीलियम प्लस
नहीं, हीलियम प्लस है, 4 है लेकिन हीलियम प्लस है, ठीक। और एक 5वां है लिथियम प्लस, लिथियम 6, और ये है 3, और ये है +2, ठीक है ना। तो इसके जेड देखो, प्रोटियम में जेड 1 होता है, ड्यूटेरियम में भी जेड 1 है, ये क्या है, हीलियम का जेड 2 होता है, इसका 3 होता है, ठीक है ना। इनका नाम दिया है λ1 λ2, इसको λ1 कहता है, ये λ2 कहता है, ये λ3 कहता है, ये λ4 कहता है। तो हमको चाहिए लैम्डा जेड स्क्वायर, तो लैम्डा जेड स्क्वायर क्या बन गया, तो λ1 तो ये हो गया λ1, ये λ2 भी वही रह जाएगा, 4 λ3 हो गया, ये कितना हो गया 9 λ4 हो गया, ये सभी बराबर हो गए। तो हमारा इक्वेशन हो गया λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू 4 λ3 इक्वल टू 9 λ4। देखो है कोई, यही सही उत्तर है, λ1 λ2 4 λ3 9 λ4, ये सही, ठीक है। आगे बढ़े, ये इतना ही है, ये फार्मूले को मैनिपुलेशन है इसमें। आगे देखो, ये बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का बाइंडिंग एनर्जी ये दे दिया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, लिथियम देखो एनर्जी ई क्या होती है, ई एन में 13.6 माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो E1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का E1 तेरह माइनस 13.6 दिया ही है, ठीक है, EB में। अब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, लिथियम का N इक्वल टू 2 है, तो E लिथियम का है ना -13.6, जेड है 3 तो ये हो गया 9, और N है 2 तो ये हो गया 4, ठीक है ना। इनको आप हल करो जितना है, तो ये आ रहा है 30.6, इतना बनेगा, ठीक है ना। 30.6 के आसपास आएगा, ये भी ये बनेगा, ठीक है ना। कम से कम ये 2 गुना से ऊपर 2.5 गुना बनेगा। आगे बढ़े, अगला सवाल लो, ये सवाल को पढ़ो। इसमें देखिए इसमें क्या रहेगा, 2 ट्रांजिशन हो रहा है, एक nth लेवल है, यहाँ से n-1 में आ रहा है, और हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन लाइक है, हाइड्रोजन ही ले लो। तो पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शन क्या होगा, देखो एच न्यू बराबर कितना होगा, ई n-1 माइनस ई एन, ये बनेगा 13.6 जेड स्क्वायर है ना, 1/n-1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये बनेगा। इसको आप करो 13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर इसको हम करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है ना। ये बचा 2n-1, ये बच गया 13.6 जेड स्क्वायर, यहाँ हो गया n स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। तो 2n-1 बाई n स्क्वायर n-1 का स्क्वायर, ठीक है ना।
अब इसको अप्रॉक्सीमेट करोगे तो 13.6 z² है ना। तो फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/n³। ये ठीक सही हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हमें लगता है ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया। इस सवालों का शेष भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।